नेक्स्ट लिखिएगा, दो तरह का नेफ्रॉन रहता है, एक को हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, दूसरे को हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। एक हेडिंग लिखिएगा, जक्स्टा मेडुलर जक्स्टा मेडुलर अपरेटस। एक मिनट, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। देखिए, देखा गया है कि ये जो सेल है, समझिएगा, ये वाला एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी, इसके बीच कुछ कनेक्शन होता है। जब हम बात कर रहे हैं एफरेंट आर्टेरियोल की, ये समझो एफरेंट आर्टेरियोल है, ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ये एफरेंट आर्टेरियोल सर्टेन पॉइंट पे क्वाइल करके इस पार्ट से, इस डीसीटी से, ये है लीड लूप के बाद डीसीटी है, ये क्वाइल करके डीसीटी से क्या होता है, कांटेक्ट में आता है। और जहां कांटेक्ट में आता है सर्टेन रीजन्स में, वहां सेल्स एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसको जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस हम लोग कहते हैं। ये वाला पार्ट डीसीटी का हो गया, ये वाला पार्ट एफरेंट आर्टेरियोल का हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा डीसीटी है और ये वाला पार्ट एफरेंट आर्टेरियोल है। ये एफरेंट आर्टेरियोल हो गया हमारा, और ये पार्ट क्या हो गया, डीसीटी का पार्ट है, ठीक है, ये डीसीटी के सेल्स है। तो इसमें दो तरह के सेल्स है। एफरेंट आर्टेरियोल के जो सेल्स है, जो कि कांटेक्ट में है किसके, डीसीटी के, उस सेल्स को हम लोग जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं। और दूसरा क्या हो गया, डीसीटी के जो सेल्स है जो इससे कांटेक्ट में, तो ये वाले जो सेल्स है ये क्या हो गया, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। और ये जो सेल्स है, इस सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, ये सेल्स जो है इसे मैकुला डेंसा हम लोग कहते हैं, मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा।
इसका फंक्शन एक्चुअली हम लोग देखेंगे आगे जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस का, मेनली इसका हार्मोनल फंक्शन होता है। हाँ हाँ, इसको नोट कीजिए ना। हाँ, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस का मेनली हार्मोनल फंक्शन होता है। आपने सुना होगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड जो कन्वर्जन होता है, ठीक है, मेनली इसके ही थ्रू होता है। हार्मोनल एक्शन है, वो हार्मोनल एक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कंट्रोल किया जाता है फिल्ट्रेशन रेट को हार्मोनल एक्शन के थ्रू या हार्मोन्स के थ्रू, वो उस पार्ट में पढ़ना है। यहाँ सिंपल इसका स्ट्रक्चर देखना है कि स्ट्रक्चर है कैसा। तो सिंपल समझिए कि जो एफरेंट आर्टेरियोल जो सर्टेन पार्ट पे डीसीटी के टच करता है, तो मॉडिफिकेशन होता है सेल्स का। ये सेल्स जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स किसके पार्ट है? एफरेंट आर्टेरियोल के। और मैकुला डेंसा किसका है? इसका है, डीसीटी का पार्ट होता है। हो गया? तो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस में बेसिकली हम कह सकते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हो गए, मैकुला डेंसा का पार्ट आता है, और बीच में हम कह सकते हैं कि जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, juxtaglomerular apparatus, ये है juxtaglomerular cells plus juxtaglomerular cells plus macula densa, macula densa plus lacus। लैकिस हम कहते हैं जो इनके बीच सब्सटेंस है जो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, या इसी को पॉल्किसन भी बोलते हैं, पॉल्किसन। तो यही है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, मेनली इसका फंक्शन होता है हार्मोनल एक्शन में होता है। आगे हम लोग देखेंगे एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड में, जो आपने पढ़ा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इसमें लिखिएगा मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा। देखिएगा इसमें द सेल्स ऑफ डीसीटी, द सेल्स ऑफ डीसीटी epithelium, epithelium in contact, in contact with the arterial wall, with the arterial wall
are denser than other epithelial cells. These are collectively known as मैकुला डेंसा. इन्हें ही हम लोग मैकुला डेंसा कहते हैं. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसमें है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बस याद रखना है कि मैकुला डेंसा डीसीटी वाला पार्ट है, सेल्स है. दूसरा हो गया इसी में जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स. juxtaglomerular cells. देखिएगा, the smooth muscle the smooth muscle cells of the walls of the wall of both arterioles in contact with epithelium of DCT are swollen and contain dark granules of inactive renin. इन्हीं सेल्स को जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं. इसमें रेनिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है. देखिए, इसके बाद से हमको इसमें टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन देखना है. दो तरह का मेनली नेफ्रॉन होता है. एक हो गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, दूसरा हो गया जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स. तो नेक्स्ट है टॉपिक टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. देखिएगा हेडिंग, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. Types of nephron. तो दो तरह का नेफ्रॉन है. एक साइड कॉर्टिकल नेफ्रॉन लिख लीजिएगा, दूसरे साइड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन लिखिएगा. जक्स्टामेडुलरी
नेफ्रॉन। यहां देखना, ये किडनी का पार्ट है हमारा, ठीक है, ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स है। तो जो नेफ्रॉन का पार्ट यहीं प्रेजेंट होता है, मतलब इसका समझो ग्लोमेरुलस हो गया या पीसीटी डीसीटी सब, ये मोस्टली इसी रीजन में कॉन्फाइंड रहता है। दूसरा क्या है कि उसका हेनली लूप इस रीजन में चले जाता है, मेडुलरी पार्ट में, तो वैसे कोई जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। और ये वाला क्या हो गया कि ये वाला क्या हो गया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। मतलब समझो कि नेफ्रॉन का सारा पार्ट, अगर हम ऐसे की बात कर रहे हैं, ऐसे की बात कर रहे हैं, तो ये मान लो हो गया इसका ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है, ये वाला पीसीटी हो गया, फिर ये डीसीटी हेनरीज लूप, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में, ये टोटल कॉर्टेक्स में। दूसरा क्या है, नेफ्रॉन है, लेकिन इसका मोस्टली पार्ट क्या है, नीचे की तरफ है। तो एक हो गया नेफ्रॉन जो यहीं पे प्रेजेंट है, दूसरा क्या हो गया, इसमें प्रेजेंट है। तो ये वाला कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो गया, ये वाला क्या हो गया, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हो गया। ज्यादातर जो नेफ्रॉन होता है वो कॉर्टिकल ही रीजन में होता है। कुछ जो होता है वही क्या होता है कि मेडुलरी रीजन तक जाता है उसका, और जिसमें मेडुलरी रीजन में जाएगा उसी में क्या होता है, वासा रेक्टा भी प्रेजेंट होता है। हम लिख सकते हैं कंस्टिट्यूट अबाउट 85% ऑफ नेफ्रॉन। ये वाला कितना है, लगभग 15% के आसपास रहता है, ठीक है। इसमें मालपिगियन कॉर्पसल कहाँ पे है, या मालपिगियन बॉडी, ये एकदम कॉर्टेक्स के सरफेस पे रहता है, यहाँ पे मालपिगियन बॉडी रहेगा। इसमें क्या है कि जक्स्टा मेडुलरी में जहाँ कॉर्टेक्स और मेडुला का क्या होता है, जंक्शन होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि नीचे थोड़ा रहेगा तभी तो नीचे तक जाएगा, ठीक है। ये ऊपर रहता है, सारा चीज का ऊपर ही रहता है। तो इसमें मालपिगियन बॉडी कहाँ प्रेजेंट है, सरफेस के आसपास ही प्रेजेंट होता है। इसमें कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके मेडुला और हम कह सकते हैं कॉर्टेक्स के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। देखिएगा, मालपिगियन body located close to kidney surface, close to kidney surface। यहां क्या हो जाएगा, मालपिगियन बॉडी, या फिर सीधे डाल देखिए, located at the junction of cortex and medulla। राइटिंग नहीं समझ आएगा पूछिएगा, क्योंकि बहुत गंदा लिख रहे हैं। cortex and medulla, ठीक है, ये उसके जंक्शन पे ही लोकेटेड होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। हो गया, नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, इसका मोस्टली पार्ट क्या होता है कि कॉर्टेक्स में ही कॉन्फाइंड होता है, कुछ ही पार्ट क्या होता है मेडुला तक हेनली लूप खाली जाता है। और इसमें क्या है, मोस्टली पार्ट हेनली लूप वगैरह या पीसीटी डीसीटी वगैरह भी कहाँ होता है, मेडुला में ही प्रेजेंट होता है, इसका जक्स्टा मेडुलरी का। तो इसमें हम कह सकते हैं देयर लूप ऑफ हेनली is mostly confined, their loop of Henle is mostly confined to cortex and a very small portion and a very small portion and a very small portion runs in the medulla, runs in the medulla, runs in the medulla।
इसमें लिखिएगा the loop oftenly located deep in the medulla, मेडुला में नीचे तक जाता है। मोस्टली के बाद लिखे है, क्या लिखे है, कॉन्फाइंड, CONFINED। इसमें पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी का जो नेटवर्क है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है, उसमें अच्छे से डेवलप होता है उसी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क जो कि हेनलीज लूपों को के बगल से पार होता है, या उस पे हम कह सकते हैं कि क्वाइल्ड रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। तो जिसमें पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क कैपिलरी का जो नेटवर्क है, सॉरी, जिसमें पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क है वो हेनलीज लूप पे बहुत कम ही जाता है, ठीक है, वो ऊपर से ही क्या होता है, पीसीटी और डीसीटी पे ही क्या होता है, कॉइल होके चला जाता है। तो इसमें पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क का कैपिलरी प्रेजेंट होता है, वासा रक्टा इसमें एब्सेंट होता है, इसमें अच्छे से डेवलप नहीं होता है पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क का कैपिलरी, और इसमें वासा रक्टा प्रेजेंट होता है। देखिएगा, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, कैपिलरी नेटवर्क is present, इसमें हम लिखेंगे नॉट वेल डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड। और लास्ट पॉइंट है हमारा वासा रेक्टा, वासा रेक्टा इसमें एब्सेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसमें ये प्रेजेंट होगा। तो दो तरह का हम लोग नेफ्रॉन देख लिए, एक क्या हो गया, कॉर्टिकल रीजन में ही मोस्टली कन्फाइंड होता है, उसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, ज्यादातर नेफ्रॉन्स ऐसे ही होते हैं, कुछ ही पार्ट मेडुला में क्या होता है, हैंग आउट होता है लूप के रूप में। दूसरा जक्स्टामेडुलरी में क्या होता है, कम नेफ्रॉन ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड हम कह सकते हैं, वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है, जिसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म हम लोग को आगे देखना है, ठीक है। हो गया। देखिए, तो इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, कौन कौन से ब्लड वेसल्स किडनी में प्रेजेंट होते हैं ये हमें देखना है, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी, ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी। इसके बाद से चैप्टर ये हमारा खत्म हो जाएगा, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट पे करेंगे क्या, कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट हमारा बचा हुआ है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट पे अब आगे जो चैप्टर्स होंगे वो हम डील कर देंगे, आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है, या नोट्स हम पहले दे देंगे आपको, फिर चैप्टर डील कर देंगे, कैसा रहेगा, और नोट्स मेरा लिखा रहेगा, ठीक है, शॉर्ट नोट्स टाइप के, जिसमें जो पॉइंट है वही, ठीक है। तो दो ही चैप्टर बचा हुआ है, तीन चैप्टर है, एक आपका बोन हमको पढ़ना है, ब्रेन पढ़ना है, एंड हॉर्मोन्स पढ़ना है, यही पढ़ना है, ठीक है। तो इस पे हम लोग लिख लेंगे, मैं आपको पहले ही एडवांस में दे दूंगा नोट्स। टाइम नोट्स नहीं लिख पाने का टाइम है तो सिंपल क्या कीजिएगा, उसको निकाल लीजिएगा प्रिंट आउट, और जहां आपका कॉपी है उसी में डाल दीजिएगा, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, आप क्यों कॉपी कीजिएगा, फिर उसी से पढ़ लीजिएगा बार बार।
ठीक है। अच्छा ये ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी, ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी। देखिए किडनी के अंदर एंटर हो रहा है हमारा क्या, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, किडनी में ब्लड, रीनल आर्टरी क्या है, ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आया है, लेकिन किडनी में ऑक्सीडेटेड ब्लड में वो क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजनस वेस्ट की मैं बात करूं उस टर्म्स में तो वो इम्प्योर ब्लड है, और ऑक्सीजन के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो वो प्योर ब्लड है। तो वो एंटर होता है रीनल आर्टरी से, फिर वो आर्टेरियोल्स में टूटता है, और फिर वो क्या कर रहा है, वो समझिए कि ड्रेन ऑफ हो रहा है, सारे क्या हो रहा है वेन्यूल्स के थ्रू, फिर रीनल वेन में आता है, रीनल वेन कहाँ जाके ड्रेन हो रहा है, तो हमारा इंफीरियर वेना कावा में। तो यही दो मेन हमको वेसल्स नजर आते हैं, एक रीनल आर्टरी जो एंटर होता है, दूसरा क्या होता है, रीनल वेन। ठीक है, हम लिख सकते हैं ईच किडनी, ईच किडनी receives its blood, receives its blood supply, blood supply by a single, by a single renal artery, by a single renal artery, renal artery, by a single renal artery from dorsal aorta, from dorsal aorta, from dorsal aorta, and is drained off, and is drained off by a single renal vein, by a single renal vein, renal vein, by a single renal vein, which opens in the, which opens in the inferior, inferior vena cava, inferior vena cava। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जैसे ही वो हाइलम से, किडनी के हाइलम से एंटर करता है आर्टरी, कौन सा, रीनल आर्टरी, वो डिवाइड कर जाता है बहुत सारे आर्टेरियोल्स में। ठीक है, और डिवाइड करते ही चले जाता है, जो रीनल कॉर्टेक्स में एंटर करता है, कॉलम्स ऑफ हम कह सकते हैं बर्टीनी में एंटर करता है, और डिवाइड होते होते वो क्या बना लेता है, एफरेंट आर्टेरियोल्स में। ठीक है, जो कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाता है। वहां से वो ड्रेन होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है
कि पूरे बॉडी में जब भी कैपिलरीज सॉरी जब भी कैपिलरीज बनते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा ड्रेन कैसे से होते हैं। अगर आर्टेरियोल से बना कैपिलरीज तो वेन्यूल्स होगा, फिर वेन्स बनाएगा, मतलब आर्टरीज डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाते हैं, कैपिलरीज जहां यूनाइट करते हैं वेन्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वेन्स नहीं बनते या वेन्यूल्स नहीं बनते, यहाँ आर्टेरियोल्स ही बनते हैं, जो हम कह सकते हैं नेफ्रॉन से दूर ब्लड ले जा रहे होते हैं, जिन्हें हम इफरेंट आर्टेरियोल्स कहते हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एज द artery as the artery enters into the as the artery enters into the medulla as the artery enters into the medulla after traversing after traversing after traversing through the hilum through the hilum after traversing through the hilum it divides into a it divides into a number of branches which enter which enter into the renal cortex into the renal cortex which enter into the renal cortex through the columns of Bertini through the columns of Bertini and subdivide into afferent arterioles into afferent arterioles into afferent arterioles which form glomerular capillaries which form glomerular capillaries which form glomerular capillaries. फुल स्टॉप इसी में लिखिएगा, these capillaries are drained capillaries are drained these capillaries are drained not by venules but by efferent arterioles.
हो गया। देखिए यही इसमें क्या है कि इफरेंट आर्टेरियोल जो है, इफरेंट आर्टेरियोल जो कि हम कह सकते हैं ग्लोमेरुलस के बाद निकला है, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में जैसे ही नीचे जाता है वो डिवाइड हो जाता है मल्टीपल ब्रांचेस में, और इन मल्टीपल दोनों ट्यूब्यूल्स के थ्रू, वो किसके थ्रू लूप कर रहा है देखिएगा इसको। अगर हम बात कर रहे हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की, ठीक है, सिंगल बना रहे, देखो मान लो ये है ये, तो ये इफरेंट आर्टेरियोल निकला पीसीटी, ये वो हमारा क्या हो गया पीसीटी, ठीक है, ये हेनलीज लूप हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया डीसीटी हो गया। तो ये इफरेंट आर्टेरियोल्स क्या है, ब्रांचेस में टूट जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में, और इसके अराउंड क्या आता है क्वाइल करता है ऐसे ऐसे, ठीक है, क्वाइल क्या, ये दोनों ही के इधर नहीं लूप आउट करेगा, मतलब हेनलीज लूप में वो नहीं जाता है। तो ये जो ब्रांचेस है, ठीक है, इसी ब्रांचेस को, इफरेंट आर्टेरियल के ब्रांचेस को हम क्या कह रहे हैं, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज बोल रहे हैं। तो ये अच्छे से डेवलप है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में, लेकिन ये नीचे क्या हो रहा है ही नहीं, ठीक है, हेनरीज लूप के पास। तो यही जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी का एक हम कह सकते हैं ब्रांच होता है, जो कि क्या होता है इसके अराउंड क्या होता है प्रेजेंट होता है हेनरीज लूप के, इस ब्रांच को हम वासा रेक्टा कहते हैं। तो वासा रेक्टा प्रेजेंट नहीं होता है हम कह सकते हैं किस पे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वो चीज नहीं होता है। लेकिन जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी उतने अच्छे से डेवलप नहीं है, ये इसके अराउंड अच्छे से नहीं है, लेकिन ये क्या होता है वासा रेक्टा अच्छे से प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। तो समझ में आया, मतलब समझिए कि जैसे ही इफरेंट आर्टेरियोल निकल रहा है वो ब्रांचेस में टूट जाता है, और पीसीटी और डीसीटी के थ्रू क्या होता है, हम कह सकते हैं क्वाइल किया जाता है वो ब्रांचेस, और उसी ब्रांचेस को पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हम कह रहे हैं। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी अच्छे से डेवलप होता है उनका नेटवर्क, लेकिन वासा रेक्टा क्या होता है एब्सेंट होता है। वहीं पे अगर हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, उसमें पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज अच्छे ढंग से डेवलप नहीं होता है पीसीटी एंड डीसीटी के अराउंड, और वासा रेक्टा उसमें प्रेजेंट होता है। इसी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी का एक नेटवर्क है, एक लूप है जो इसके किसके अराउंड हो रहा है क्वाइल, तो हेनलीज लूप के अराउंड। तो इसी चीज को हम वासा रेक्टा कहते हैं जो कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में अच्छे ढंग से डेवलप रहता है, ठीक है। इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन ब्लड वेसल्स में ही है, इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, देखिएगा तो पॉइंट देखिए सर, द efferent arterioles break up into break up into dense network of peritubular dense network of peritubular capillaries capillaries peritubular capillaries around their tubules around their tubules around their tubules। नेक्स्ट लिखिएगा इन जक्स्टा मेडुलरी nephrons in juxtamedullary nephrons
लिखिएगा इसमें, इन दिस a minute vessel of in this a minute vessel of peritubular capillary network, peritubular capillary network runs parallel to the runs parallel to the Henle's loop runs parallel to the Henle's loop, forming a U-shaped vasa recta. Vasa recta. U-shaped vasa recta. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द वासा रिक्टा dips into the medulla or its pyramid alongside the loop of Henle. Alongside the loop of Henle. भैया मिटाए, लास्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, both peritubular मेडुला के बाद लिखे और इट्स और इट्स पिरामिड, both peritubular capillaries of cortical nephrons and vasa recta of juxtamedullary nephrons lead into venules which join and rejoin
to form small or large veins, to form small or large veins, all of which ultimately join to form all of which ultimately join to form a renal vein, all of which ultimately join to form renal vein. तो ये सारा हम लोग का ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी हो गया। इसके बाद से हमको पढ़ना है मेनली मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। क्या कारण है कि यूरिन फॉर्म कर पाता है, या कौन कौन सा फैक्टर है जो जिसमें रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला हमको पढ़ना है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ना है, फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पढ़ना है और ट्यूबुलर सिक्रीशन है। 3 पार्ट में ये हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। mechanism of urine formation। तो 3 मेजर स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे मेन फैक्टर होता है यूरिन फॉर्मेशन का, वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो मैकेनिज्म में 3 ही मेन इंपॉर्टेंट हमको स्टेप्स पढ़ना है। हम लिख सकते हैं टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप कौन सा हो गया? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और इसी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा लिखिएगा सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो एक एक करके हम लोग तीनों स्टेप्स को, स्टेजेस को देखेंगे कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। मेजर जो हम कह सकते हैं कि स्टेप जो होता है वो पहला ही होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसी को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हम कहते हैं।
हो गया। मैं सबसे पहला हेडिंग बनाइएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहला हेडिंग हो गया हमारा अल्ट्रा फिल्टरेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लिखिएगा, इट इज द फर्स्ट स्टेप, it is the first step in the urine formation, which is carried out by glomerulus, glomerulus। अब देखिए ग्लोमेरुलस की हम बात कर रहे हैं, ये ग्लोमेरुलस हो गया, नीचे बॉमेंस कैप्सूल हो गया, यही वो पोर्शन है कि जहां पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन हो रहा है या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यही वो पोर्शन है। तो इसमें कौन कौन से मेम्ब्रेन होते हैं, तो इसे ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि 3 पार्ट में बना हुआ है। एक क्या हो गया, ये मेम्ब्रेन हो गया, दूसरा क्या हो गया, बॉमेंस कैप्सूल का हो गया, बीच में क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। तो 3 मेम्ब्रेन से ये बना होता है। देखिएगा, द ग्लोमेरुलर capsular membrane, the glomerular capsular membrane through which filtration of blood, through which filtration of blood, filtration of blood, through which filtration of blood occur, consists of 3 layers, consists of 3 layers। कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। कौन कौन सा, तो पहला क्या हो गया, ग्लोमेरुलर वेसल का, जो कि एंडोथेलियम है, क्योंकि वो ब्लड वेसल है, कैपिलरीज का नेटवर्क है, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एंडोथेलियम प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कैपिलरीज में सिर्फ क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं, ठीक है, उसमें कोई हम कह सकते हैं कि कोई दूसरा लेयर प्रेजेंट नहीं होता है कैपिलरीज में। कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, फर्स्ट द एंडोथेलियम ऑफ glomerular vessel,
ग्लोमेरुलस वेसल। दूसरा क्या हो गया? सेकंड, बॉमेंस कैप्सूल का एपिथेलियम हम लिख सकते हैं एपिथेलियम ऑफ बाउमेंस कैप्सूल, एपिथेलियम ऑफ बाउमेंस कैप्सूल। थर्ड क्या हो गया? बेसमेंट मेम्ब्रेन between the two, between the two, basement membrane between the two। हो गया? देखिए, एपिथेलियम बॉमेंस कैप्सूल का हम लोगों ने देखा था कि उसको हम पोडोसाइट्स कहते हैं, और पोडोसाइट्स क्या होते हैं कि स्पेसेस छोड़ते हैं जिसे हम लोग फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं, और फिल्ट्रेशन स्लिट ही वो है जहां से क्या होता है, फिल्ट्रेट पास होता है, और पास होकर वो कहाँ आता है, बॉमेंस कैप्सूल के अंदर आता है। तो मेनली जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है ग्लोमेरुलर में, जीएफआर हम लोग बोलते हैं, फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, या आगे हम लोग देखेंगे प्रेशर होता है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि प्रेशर बिल्डअप करता है, जिसके कारण क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो तीन में प्रेशर मेनली पढ़ना है जिसके कारण अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए आप कि मेनली जो जहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है वो क्या है, एपिथेलियम ऑफ बॉमेंस कैप्सूल, क्योंकि यहीं पे पोडोसाइट्स है जहां से क्या होता है, फिल्ट्रेट पास होकर बॉमेंस कैप्सूल के अंदर आता है। तो हम कह रहे हैं ग्लोमेरुलर के कारण हो रहा है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वहीं से छन रहा है, छन के जो एक्चुअली जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है वो कहाँ हो रहा है, इस मेम्ब्रेन पे, ठीक है, एपिथेलियम ऑफ बॉमेंस कैप्सूल पे। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। The podocytes of Bowman's capsule form filtration slits, filtration slits, filtration slits through which blood is filtered, blood is filtered so that almost all the so that almost all the constituents of plasma, constituents of plasma, लेकिन प्लाज्मा में प्रोटीन बड़े होते हैं, इस वजह से प्रोटीन क्या होता है, फिल्टर्ड आउट नहीं हो पाता है। प्लाज्मा का पार्ट जो है, बाकी सेल्स वगैरह उसी में रह जाते हैं, लेकिन प्लाज्मा फिल्टर्ड होता है, और प्रोटीन भी क्या हो जाता है, उस कैपिलरी में ही रह जाता है, नीचे नहीं जाता है। एक्सेप्ट प्रोटीन्स, एक्सेप्ट प्रोटीन्स, प्लाज्मा का सारा पार्ट लगभग चला जाएगा, लेकिन प्रोटीन को छोड़ के। एक्सेप्ट प्रोटीन्स pass on to the lumen, pass on to the lumen of Bowman's capsule, of
Bowman's capsule. नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, द प्लाज्मा फ्लूइड that filters out that filters out from glomerular capillaries from glomerular capillaries is called as glomerular filtrate. 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 Glomerular filtrate. ये एक्चुअली में है क्या? तो इट इज प्रोटीन लेस प्लाज्मा. एक्चुअली इसका कंपोजिशन यही होता है, प्लाज्मा है लेकिन उसमें प्रोटीन नहीं है. ब्लड का लगभग एक बार अगर ब्लड जा रहा है तो लगभग उसका 20% जो पार्ट होता है प्लाज्मा का वही फिल्टर्ड आउट होता है. और फिल्टर्ड आउट होने पे लगभग हम कह सकते हैं कि एक बार ब्लड जाता है तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो किस रेट से पर मिनट, तो एक मिनट में लगभग 125 ml तक क्या होता है ब्लड, या हम कह सकते हैं प्लाज्मा फिल्टर्ड आउट होके नीचे पहुंचता है. या हम कह सकते हैं जो फिल्ट्रेट का अमाउंट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वो लगभग एक मिनट में 125 ml के आसपास होता है. इसी को GFR या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं. अगर इसमें एक मिनट से हम इसको क्या है नंबर ऑफ आवर्स से जोड़ देते हैं तो एक दिन में लगभग 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है. ठीक है, या हम क्या ब्लड फिल्टर कह रहे हैं, 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म करता है. क्या 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म करता है तो 180 लीटर हम क्या करेंगे, यूरिन बनेगा ना, इतना थोड़ी ना यूरिन बनेगा. तो 99.9% क्या हो जाता है, वापस रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो रीअब्जॉर्प्शन के पार्ट में देखेंगे. क्योंकि उतना वाटर हम कैसे एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो उतना तो पीते ही नहीं है. अब 200 लीटर पानी पियेंगे तब ना 180 निकाल पाएंगे, या 190 पियेंगे. तो हम लोग को क्या है, समझिए जितना यूरिन फॉर्म कर रहा है मैक्सिमम क्या हो जाता है इस फिल्ट्रेट के तुलना में, मैक्सिमम क्या होता है रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है.
देखिएगा तो नेक्स्ट पॉइंट, about 20% of plasma fluid plasma fluid about 20% of plasma fluid filters out into Bowman's capsule Bowman's capsule Bowman's capsule. The amount of filtrate the amount of filtrate the amount of filtrate formed by the kidney formed by the kidney per minute per minute formed by the kidney per minute is called glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate. इसे GFR कहते हैं, जो नॉर्मली कितना होता है, नॉर्मली 125 ml पर मिनट होता है, ठीक है, और 180 लीटर्स पर डे, 180 लीटर्स पर डे. हो गया. देखिए, अगर हम 1 मिनट में बात करें तो हार्ट पंप हमारा कितना कर रहा है, पूरे बॉडी का ब्लड जो है कार्डियक आउटपुट में क्या हो जाता है कि पंपिंग हो जाता है, जब 5 से 5.5 लीटर होता है ब्लड, ठीक है, वो हमारा पंप कर जाएगा, ब्लड पंप कर देगा हार्ट. अब आप देखो यहाँ पे कि हार्ट पंप कर रहा है 1 मिनट में 5 5.5 ml, सॉरी 5 5.5 लीटर. 1 मिनट में GFR कितना है हमारा, ठीक है, 1 मिनट में क्या है, GFR जो है वो 125 ml है, ठीक है, पर मिनट. तो हम कह सकते हैं कि अगर समझिए कि 1 मिनट में किडनी से लगभग कितना ब्लड फिल्टर्ड होता है, तो लगभग हम जानते हैं कि 1 मिनट में 1 लीटर, या हम कह सकते हैं 1100 से 1200 लीटर ब्लड क्या होता है, फिल्टर्ड हो जाता है. इस 1100 से 1200 लीटर ब्लड में प्लाज्मा का पार्ट कितना है, तो 55% हम जानते हैं कि ब्लड का पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा होता है. तो लगभग 650 ml जो पार्ट है वो क्या है, प्लाज्मा का है. यही प्लाज्मा का क्या है, पार्ट फिल्टर्ड होता है, ठीक है, फिल्टर्ड होता है. अब आप देखिए, इसको डायग्रामेटिकली हम बना रहे, क्लियर हो जाएगा, समझिएगा इस चीज को.
कार्डियक आउटपुट की मैं बात करूं, कार्डियक आउटपुट, ठीक है, कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट हमारा क्या है, 5 से 5.5 लीटर पर मिनट, ठीक है। ये कार्डियक आउटपुट का 20 to 25% ब्लड क्या होता है, कहाँ जा रहा है, पर मिनट में किडनी में जाता है। लगभग 1100 से 1200 ml क्या है, 1100 से 1200 ml क्या है, ब्लड कहाँ जा रहा है, किडनी के अंदर जा रहा है, ठीक है, किडनी के अंदर जा रहा है। अब हम जान रहे हैं कि इस 1100 से 1200 ml जो ब्लड किडनी के अंदर जाता है, इसमें से प्लाज्मा कितना है, प्लाज्मा इसका 55% है। मतलब हम जानते हैं कि किडनी के अंदर ब्लड प्लाज्मा का कितना फ्लो जा रहा है, तो हम जान रहे हैं कि कितना है, 650 ml। ये जो 650 ml ब्लड है जो किडनी के अंदर जा रहा है पर मिनट, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, रीनल, रीनल मतलब किडनी में प्लाज्मा का फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो। समझ में आया, मतलब कि पूरे 1 मिनट में अब जितना ब्लड हार्ट पंप कर रहा है, थोड़ी ना सारा का ब्लड किडनी में जा रहा है, लगभग उसका 20 to 25% क्या है, एक बार में एक कार्डियक आउटपुट में क्या होता है, ब्लड किडनी के अंदर जाता है। इस किडनी के अंदर जितना ब्लड गया उसका 55% यानी कि 650 ml प्लाज्मा एक्चुअली किडनी के अंदर गया है, ठीक है, क्लियर है। यही वाला पार्ट क्या है, किडनी के अंदर गया है। अब समझिए कि ये वाला पार्ट, ये 650 ml क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है। अब पूरा का पूरा प्लाज्मा थोड़ी ना फिल्टर्ड आउट हो जा रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा प्लाज्मा नहीं फिल्टर्ड आउट हो रहा है। 650 ml में से कितना आ रहा है पर मिनट, GFR 125 ml है, बाकी प्लाज्मा इसी में रह जाता है, ठीक है। पूरा का पूरा प्लाज्मा थोड़ी ना नीचे आ जाएगा, बाकी प्लाज्मा क्या है, इसके ही अंदर रह जाता है। खाली 125 ml ही क्या होता है, GFR के रूप में निकलता है। तो यहाँ दो टर्म्स आता है, दो टर्म में से कौन हो गया, एक क्या हो गया, रीनल प्लाज्मा फ्लो, मतलब पर मिनट में कितना प्लाज्मा किडनी के अंदर जा रहा है, दोनों किडनी मिला के बोल रहे हैं, ठीक है। तो पर मिनट में हम देख रहे हैं कि दोनों किडनी मिला के लगभग 650 ml ही प्लाज्मा क्या होता है, किडनी के अंदर जाता है, जिसमें से फिल्ट्रेट कितना बन रहा है, 125 ml, बाकी प्लाज्मा इसी में रह जाता है, इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ऐसे ऐसे जा रहा है। समझ में आया, नहीं इसको नहीं बनाना, समझ में आया ये। तो कार्डियक आउटपुट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट का मात्र 20 to 25% ही पार्ट जो है वो पर मिनट में क्या होता है, किडनी के अंदर मूव करता है। इस 20 to 25% जो ब्लड है, इसका 55% ना प्लाज्मा है जो कि किडनी के अंदर मूव कर रहा है। एक्चुअली में हम लोग फिल्ट्रेट क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा ही फिल्टर हो रहा है जिसमें प्रोटीन नहीं होता है। तो यहाँ जो फिल्ट्रेट आता है GFR, या हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट GF बोल रहे हैं, तो वो क्या है, उसमें प्रोटीन लेस प्लाज्मा एक्चुअली वो है, बाकी प्लाज्मा का पार्ट इसी में रह जाता है, ठीक है। तो इसको फिगर से हम दिखा लेते हैं। ये हमारा कार्डियक आउटपुट हो गया, ठीक है। ये कितना है, 5000 से लेके 5500 ml। इसका 20 to 25% जो पार्ट है, 1100 से 1200 ml ब्लड का 55% पार्ट जो है, यही क्या है, प्लाज्मा है, 650 ml, जो कि कहाँ एंटर हो रहा है, ये एंटर हो रहा है किडनी के अंदर। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है, रीनल प्लाज्मा फ्लो। किडनी के अंदर एंटर हुआ, किडनी के अंदर एंटर होके क्या है, समझिए ऐसा, ऐसा सिंबॉलिकली बना दे रहे, ठीक है। ये 650 ml है, इसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना है, 125 ml ही है, यही GF है, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हम कह सकते हैं। बनाइए तो इसको, इसी से क्लियर हो जाएगा। तो इसी में अगर हम फिल्ट्रेशन फैक्टर की बात कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन फैक्टर, फिल्ट्रेशन फैक्टर,
इसी में हम फिल्ट्रेशन फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो फिल्ट्रेशन फैक्टर हमारा क्या हो गया, हम निकाल सकते हैं GFR बाई RPF, रीनल प्लाज्मा फ्लो, दैट इज 125 ml बाई 650 ml। तो ये हमारा रफली कितना आता है, 1/5 आता है, 1/5 ml पर मिनट, ठीक है, पर मिनट बाई पर मिनट इज इक्वल टू 1/5। मतलब जितना फिल्ट्रेट जाता है, जितना प्लाज्मा एंटर होता है, उसका 1/5 पार्ट ही क्या होता है, फिल्ट्रेट बनता है। बाकी 4/5 पार्ट जो है, 4/5 पार्ट, वो उसी हम कह सकते हैं इफरेंट आर्टेरियोल में आगे फ्लो करता है। अब क्योंकि ये फिल्टर हो रहा है, तो जरूर इसमें कोई प्रेशर रोल प्ले कर रहा होगा, जो उसको प्रेशराइज कर रहा होगा ताकि वो फिल्टर हो पाए। तो यहाँ 3 एसेंशियल हम कह सकते हैं, 3 जो प्रेशर्स है जो डिटरमाइन करते हैं, या हम कह सकते हैं कि करवाते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर। वो 3 प्रेशर है क्या क्या, तो एक होता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको हम ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। दूसरा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तीसरा होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो 3 प्रेशर काम कर रहा है जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाता है। ये बना लिए, ये लिख लीजिएगा। या तो 3 प्रेशर है जो कि हम कह रहे हैं कि होगा कारण अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। देखिएगा, द इफेक्टिव filtration pressure, the effective filtration pressure that causes ultrafiltration, that causes ultrafiltration, that causes ultrafiltration is determined by is determined by 3 pressures। 3 pressures कौन कौन सा है भाई? तो सबसे पहला क्या हो गया, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सेकंड, कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड जो होगा वो हमारा होगा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है, कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा।
चलिए एंड कर रहे हैं।